और 4 नवंबर 1914 ब्रिटेन का एक जहाज तूफानी समुद्र को चीरते हुए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह एंटार्क्टिका की ओर बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 क्रू मेंबर और कमांड संभाले है श्री शैकल्टन, जिसका प्लान है पूरे एंटार्क्टिका को पैदल पार करना। बर्फीले तूफान और -50 डिग्री में ये पूरे एंटार्क्टिका को पैदल पार करना चाहता है और इतिहास में अपना नाम बनाना चाहता है। इसका प्लान है वेडल सी के पास उतरना और यहाँ से पैदल जाते जाते एंटार्क्टिका को पैदल पार करना और अगली ढब निकलना। तो इसका प्लान किस तरह चौपट होने वाला है और इस पर क्या क्या मुसीबतें झेलने को मिलेगी, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 5 नवंबर 1914 साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जो कि भाई सबसे आखिरी बस्ती है इंसानी बस्ती की, वहाँ से जहाज़ एंटार्क्टिका की ओर रवाना होता है। बीच में पड़ता है वेडल सी, जिसके चारों तरफ एंटार्क्टिका की ओर से घिरा हुआ है और यहाँ का पानी जो है बर्फ़ में बदला रहता है। और जिस दिन ये जहाज़ निकला था उस दिन बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था और तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी और इसके क्रू मेंबर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शैकल्टन अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और बिल्कुल भी नहीं मानते और आगे चलते चलते हैं। और वही हुआ जिसका डर था। बर्फ़ जो है अपनी डैन से और भी ज़्यादा भारी निकली, जिसके कारण वहाँ पर जहाज़ धंसने लगा, लेकिन फिर भी शैकल्टन नहीं माने और जहाज़ को फुल स्पीड में चलाते रहे। 18 जनवरी 1915 ये जहाज़ एंटार्क्टिका की ओर बढ़ रहा था और जिसका डर था वही हुआ। ये बर्फ़ ज़्यादा होने के कारण बर्फ़ में धंस जाता है और फिर ये इंजन की पूरी ताकत लगा देते हैं फुल स्पीड में निकालने के लिए, लेकिन जहाज़ 1 इंच भी नहीं सरकता। सारे क्रू मेंबर जहाज़ से बाहर आते हैं और आधी कुल्हाड़ी से लेकर बर्फ़ को काटने लगते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। बर्फ़ धीरे धीरे जिस जहाज़ चट्टान पर फंसा था वो किनारे से और दूर जाने लगती है, लगभग 60 मील दूर चली जाती है। और ऐसे ही इनको निकालने के लिए दिन, हफ्ते, महीनों बीत जाते हैं, लेकिन जहाज़ वहाँ से नहीं निकलता और सर्दियों का मौसम आ जाता है। तभी शैकल्टन आदेश करते हैं कि सारे सर्दियों का मौसम जहाज़ में ही निकाला जाएगा और सर्दियों का मौसम जहाज़ में निकाला जाता है। लेकिन वहाँ पर जैसे जैसे बर्फ़ बढ़ती जाती है और बर्फ़ का प्रेशर जहाज़ पर पड़ता है और उसमें दरारें आने लगती है, लेकिन ये क्रू मेंबर पे कोई चिंता नहीं थी, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। और जैसे जैसे और भी ज़्यादा बर्फ़ का प्रेशर बढ़ता गया, वहाँ पर और भी ज़्यादा धमाका होता है और एक टुकड़ा जाकर जहाज़ को कोने पे लगता है, वहाँ तेज़ी से पानी भरने लगता है। सभी क्रू मेंबर काम पे लग जाते हैं पानी को रोकने के लिए, लेकिन जितनी ज़्यादा तेज़ी से पानी को रोक रहे थे उससे 3 गुना अधिक तेज़ी से वहाँ पर पानी जहाज़ में भरता जाता है और फिर आदेश करते हैं शैकल्टन जहाज़ को छोड़ने का। उसमें तेज़ी से पानी भर रहा था और वो जहाज़ बर्फ़ के अंदर समा जाता है। थैंक गॉड कि सभी क्रू मेंबर बाहर आ चुके थे और ये फंस चुके थे बर्फ़ के एक टुकड़े पर, जिससे बाहर निकल का कोई भी रास्ता नहीं था। यहाँ पर इन्हें फंसे हुए 9 महीने हो चुके थे और बाहर की दुनिया से कोई भी कांटेक्ट करने का रेडियो, टेलीफोन और कुछ भी नहीं था जिससे कि ये बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके। और इनके पास से कोई जहाज़ गुजर जाए इसका भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये एंटार्क्टिका के फंसे हुए थे और यहाँ से कोई भी जहाज़ नहीं निकलता है। जगह कम होने के कारण ये वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और जगह कम होने के कारण बहुत से लोगों को बर्फ़ के ऊपर ही सोना पड़ता है और लोग चिपक के सोते हैं ताकि ठंड उसे कम से कम लगे और वे फ्रीज ना हो जाए। शैकल्टन अपनी कैलकुलेशन से देखता है कि सबसे पास उनका आइलैंड है, जो कि है पोलेट आइलैंड, जो कि यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर था और ये वहाँ पर निकलने के लिए ठानते हैं, लेकिन किस्मत भी इनका साथ नहीं दे रही थी। अब तक एंटार्क्टिका के अंदर गर्मियों का मौसम आ चुका था और गर्मियों के कारण जो ऊपर की लेयर थी बर्फ़ की वो थोड़ी अलग हो चुकी थी, मतलब उस पर सामान भी खींचना और भी ज़्यादा भारी हो रहा था। और ये आगे चलते जाते हैं लगभग 3 घंटे चलने के बाद ये देखते हैं कि इन्होंने सिर्फ 1 मील का रास्ता कवर किया है, सिर्फ 1 मील। फिर ये थक कर वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और फिर अगर 23 दिसंबर 1915 यहाँ से निकलते हैं, तभी इनको आगे देखने को मिलती है एक पतली लेयर और पानी, और इनके सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। तभी ये वहीं पर कैंप लगा लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। और इनको अगर कोई दिख जाता, जैसे कि कोई जानवर चीज़ सा, तो ये उसकी हंटिंग करने लगते थे खाने के मारो। और इन्होंने तो अपने क्रू के पिल्ले यानी कि पपी भी मार दिए थे खाने के लिए, इतने बुरे हालात इनके हो चुके थे।
और ये अक्सर अपने क्रू मेंबर से सैकड़न झूठ बोलते थे कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा खाना है, ताकि वे डीमोटिवेट ना हो और भाई उनको कोई दिक्कत ना हो। और इनके पास था तो सिर्फ अपनी मेंटल हेल्थ। और ये बहुत दिनों तक उसी आइलैंड पर उसी जगह पर टिके रहता है जहाँ पर इन्होंने न्यू कैंप लगाया था। और देखते देखते हफ्ते और महीने बीत जाते हैं और फिर आता है 23 मार्च 1916। ये देखते हैं अपने से दूर इनको दिखता है एक न्यू आइलैंड जो कि था जोइनविल आइलैंड। ये जो है पोलेट आइलैंड से बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके थे और अब अगर ये इसी दिशा में बहते रहे तो इनके सामने सिर्फ आएगा एलिफेंट आइलैंड और फिर होगी सीधी मौत, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है ड्रेक पैसेज, दुनिया का सबसे खतरनाक जगह जहाँ पर ये बड़े बड़े जहाज को भी हिला कर देता है, जहाँ पर 20-20 मीटर ऊंची वेव्स उठती है। और अगर आप 2025 के अंदर भी यहाँ से ट्रैवल करोगे तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे। जहाँ पर 800 से भी ज़्यादा जहाज डूब चुके हैं और 20,000 से भी लोग मर चुके। और हाँ, अभी ये यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और कभी ये टुकड़ा किस दिशा में बहने लगता है, फिर ये सोचते हैं एलिफेंट आइलैंड पे जाए और कभी ये किसी दिशा में बहने लगता है। ये दूसरा प्लान, खाने की कमी भी होने लगी थी और इनको दिन का दिया जाता था एक बिस्कुट, थोड़ा हरा दूध, कुछ कोकोआ, जिसके कारण खाने की कमी के कारण क्रू मेंबर ने अपने जो है कुत्ते भी मार दिए ताकि खाने की कमी पूरी हो सके। और उनकी किस्मत अच्छी थी कि इनको एक सी लेपर्ड दिखा जिन्होंने इसे मारकर 1 पाउंड से भी ज़्यादा मीट कलेक्ट कर लिया। फिर ये आखिरी में सोचते हैं कि एलिफेंट आइलैंड जाए क्योंकि इनका जो बर्फ़ का टुकड़ा था वो एलिफेंट आइलैंड की ओर ही बढ़ रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिनों बाद ये जो एलिफेंट आइलैंड 50 किलोमीटर दूर रह जाता है और तब ये सोचते हैं कि अपनी बोट को पानी में उतार जाए और बोट के ज़रिए आखिरी सफ़र किया जाए। और थोड़े ही दिनों बाद ये फाइनली पहुंच जाते हैं एलिफेंट आइलैंड में। फाइनली 497 दिन बाद ये पहुंच जाते हैं एलिफेंट आइलैंड पर और क्रू मेंबर का खुशी का ठिकाना नहीं थे। सब लोग कूद कर नाचने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि घर कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रेस्क्यू सप्लाईज थी और ना बाहर से कोई कॉन्टैक्ट करने का जरिया। तभी इनको दिखता है, अपनी मैप निकालते हैं और इनको दिखती है 3 ऑप्शन। पहला केप हॉर्न तक जाए और दूसरा मुझे पता नहीं, आपको स्क्रीन पर लिख के आएगा। केप हॉर्न था 800 किलोमीटर दूर और दूसरा आइलैंड था 880 और तीसरा था साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो कि यहाँ से 1300 किलोमीटर दूर था। और ये सोचते हैं कि ये 1300 किलोमीटर ही दूर जाएंगे, क्योंकि जो केप हॉर्न था वो 800 किलोमीटर तो था, लेकिन ड्रेक पैसेज से निकल के जाना था और ड्रेक पैसेज का मतलब था सीधी मौत। 24 अप्रैल 1915 को ये निकलते हैं अपनी 5 टीम के साथ, छोटी सी टीम थी 5 जनों की, उनके साथ निकलते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ। और बीच में इनको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। बड़ी बड़ी लहरें इनसे टकरा रही थी, क्योंकि साउथ जॉर्जिया जो वेडल सी था वो पूरा तो कवर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर ज़रूर था। ये लहरों से बच बुचाते जैसे तैसे करके हर आदमी 4-4 घंटे बोट चलाता था और 4 घंटे आराम करता था। और ऐसे करके इन्हें बहुत ज़्यादा दिन लग गए लगभग, और ये फाइनली पहुंच जाते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ। लेकिन अब एक दिक्कत आ चुकी थी कि इंसानी बस्ती जो थी वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड की परली साइड थी और ये जो आए थे ये इधरली साइड आए थे। अब इनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो समुद्र के रास्ते 130 माइल का डिस्टेंस पूरा करके साउथ जॉर्जिया आइलैंड के उधरली साइड जाए या पैदल साउथ जॉर्जिया आइलैंड को पार किया जाए। और ये निकलते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड को पैदल पार करने के लिए, क्योंकि पैदल का रास्ता सिर्फ था 29 माइल का, लेकिन पैदल पार करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जो साउथ जॉर्जिया आइलैंड है 10,000 फीट की ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसको पैदल पार करना लगभग नामुमकिन है। और इतिहास में आज तक किसी ने पैदल पार इसको नहीं किया था। लेकिन अब ये इस पॉइंट पर आकर हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे, तो इसको पैदल पार करने की तैयारी करते हैं। और लेकिन उससे पहले ये करते हैं कुछ दिन रेस्ट, ताकि बॉडी में कुछ पावर आए। 9 दिन तक रेस्ट करने के बाद ये निकल लेते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड की तरफ अपनी 3 लोगों की टीम के साथ। 2 लोग आइलैंड पर ही रुकते हैं और 2 लोग इसके साथ चलते हैं, जिसका नाम स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये आगे चलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिलता। फिर ये चलते हैं,
फिर वापस आ जाते हैं। कभी ऊंची पहाड़ियाँ आ जाती सामने, कभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी खाई आ जाती। ऐसे करते करते इनको बहुत दिन बीत चुके थे, लेकिन अब ये जिस टाइम निकले थे तो ये निकलते हैं और अब की बार ये बहुत दूर आ चुके थे और अब की बार पीछे मुड़ने का कोई भी चांस नहीं था। तो भी ये तीनों लोग अपने आप को रस्सी से बांधते हैं और आगे चलते जाते हैं और लगभग 36 घंटे कवर करने के बाद मार्च अप्रैल, हाँ मई, 24 मई दिखा है, पता नहीं स्क्रीन पर देख लेना। इस दिन ये देखते हैं कि आगे इंसानी बस्ती आ चुकी थी और जहाँ से ये निकले थे उसी आइलैंड पर वापस आ चुके हैं। और फैक्ट्री का मैनेजर इसको पहचान लेता है कि ये तो वही शैकलटन है जो कि बहुत दिन पहले एंटार्क्टिका की ओर बढ़ा था। इसकी दाढ़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी थी, मुंह बिल्कुल काला हो चुका था और ये उस स्टेशन पर रुकते हैं 2-3 दिन। सेव साव करते हैं, इसको खाना वाना देते हैं अच्छे से। और पहले तो ये बोट लेकर निकलता है, अपने 2 दोस्तों को सेव करता है जो कि उसी आइलैंड पर दूसरी तरफ थे। और फिर ये कंपनी अपने देश से डिमांड करता है ब्रिटेन से कि इसको फटाफट से एक जहाज़ दिया जाए, क्योंकि इन्होंने अपने दोस्त ही बचाने हैं जो कि एंटार्क्टिका के पास एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। लेकिन उसमें जहाज़ में जो है बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा था और जहाज़ एक आ गया था, लेकिन वो वापस जाता और समुद्री लहरों से पिट के वापस आ जाता। फिर वापस जाता कुछ हफ्तों बाद और वापस आ जाता लहरों से पिट के, क्योंकि वहाँ पर जाना आसान काम बिल्कुल भी नहीं था। और ये एमरजेंसी डिमांड करता है ब्रिटेन से, लेकिन उस जहाज़ को आने में बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला था। और फिर ये दूसरे देश से डिमांड करता है जो कि उसको एक जहाज़ दे देती थी। दिल्ली की सरकार से एमरजेंसी डिमांड की जाती है जहाज़ के लिए, जो कि इनको येल्चो नामक जहाज़ दिया जाता है। और 26 अगस्त को फाइनली ये निकलते हैं जहाज़ लेके। और उन क्रू मेंबर को एलिफेंट आइलैंड पर फंसे हुए 3 महीने से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन फाइनली ये 30 अगस्त को एलिफेंट आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। और ये कुछ ऐसा नज़ारा देखते हैं जिसको देखने बिल्कुल शौक हो जाते हैं। उधर क्रू मेंबर, इनको पता था कि उनको किसी लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो मैं डिवेट हो जाएंगे और वे कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं। और ये एक बंदे को वहाँ पर बना देते हैं कैप्टन, जो कि उनको लीडर मतलब लीड करने वाला था। वो डेली इनको कहता था कि आज बॉस आने वाले हैं, जल्दी से सामान बांध लो, आज बॉस आने वाले हैं, जल्दी से सामान बांध लो। लगभग 3 महीने तक उसने यही जारी रखा। और फाइनली 3 महीने बाद जब उन्हें दिखा कि बॉस शायद नहीं आने वाले, क्या पता बॉस ड्रेक पैसेज से निकल भी पाए या नहीं, क्या पता सक्सेसफुल पहुंच भी पाए या नहीं, जिस दिन वो वहाँ पर फाइनली उस दिन में निकलने वाले थे, आज में सच में उन्होंने सामान बांध लिया था। और जैसे में निकलने की कोशिश करते हैं तो मैं देखते हैं कि एक बड़ा जहाज़ उनके आइलैंड की तरफ बढ़ रहा है। सभी क्रू मेंबर में खुशी का ठिकाना नहीं था, सब लोग बाहर निकल के देखते हैं। और फाइनली शैकलटन ने अपने क्रू मेंबर को बचा लिया था। पूरे कितने दिन बाद आप लोग देख लो। और इतनी ज़्यादा हिम्मत अगर आप भी रखो तो आप भी खुद भारी से भारी काम आराम से कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। When we landed, they welcomed us so heartily that they nearly pushed us into the sea again.